आज हम बात करेंगे। देखो, प्रत्येक जो अपना लग्न है, कितने प्रकार के लग्न होते हैं कुंडली में? और 12 आपकी राशियां होती है, 12 भाव होते हैं। और ध्यान रखना, ये 12 राशियां ही आपको अलग अलग 12 लग्न बन जाते हैं, है ना? बात को समझना। कुंडली का ये जो भाव होता है ना, ये फर्स्ट जो हाउस होता है, इस घर को, ये पहला जो हाउस होता है, इसको लग्न नाम से जाना जाता है कुंडली में। ये कुंडली का मुख्य मस्तिष्क होता है, लग्न जो होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे जो मेषादि लग्न है। मेषादि यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में पूरे 12 लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, ये कारकत्व है नॉर्मल, जिसको हम ये समझते हैं ना कि भैया ये आदमी इस कुंडली के लिए मारक हो सकता है, ये ग्रह इनके लिए शुभ हो सकते हैं, और ये ग्रह यहाँ पर अशुभ हो सकते हैं। हम ये बातचीत आज करेंगे। तो टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी ओर से एक टॉपिक लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। मेष आदि लग्न। मेष आदि नाम, जो अपनी पूरी 12 राशियां जो रहेंगी, है ना? पूरी 12 राशियों में लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, कौन कौन सा ग्रह किस लग्न के लिए शुभ होगा, किस लग्न के लिए मारकत्व होगा है, अकारक होता है, कारक होता है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं, लग्न किसी भी कुंडली में कोई भी नंबर की कुंडली बनती हो, हर नंबर के लिए बात करेंगे कि एक नंबर में ये ग्रह, ये जो 3 ग्रह ये अच्छे होते हैं, ये 2 ग्रह मार्केश होते हैं, ये 3 ग्रह मीडियम होते हैं, है ना? तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेषादि लग्न में शुभाशुभ ग्रह जो है उनके बारे में विचार करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार आप लोगों को कि ये जो अपनी कुंडली होती है, इस कुंडली का जो पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस, ये लग्न कहलाता है, इसको हम लग्न कहते हैं, है ना? तो इसमें आपको अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे, कभी मेष राशि मिलेगी, कभी वृषभ मिलेगी, कभी 3 नंबर मिलेगा, कभी 4 नंबर, तो इस प्रकार 12 नंबर तक मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं हमारी पूरी जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के अनुसार कौन कौन सा, किस राशि के अनुसार कौन कौन सा ग्रह मारक होता है, कौन कौन सा जो ग्रह है वो अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है, हम इस पर बातचीत बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, आप देखोगे कि अगर मान लीजिएगा किसी भी जातक की जो कुंडली है, अगर वो 1 नंबर की है, 1 नंबर कौन सी राशि होती है भाई? यस। ये 1 नंबर की मेष राशि, है ना? तो हम बात करेंगे, अगर मान लीजिएगा किसी की भी कुंडली में अगर मेष राशि है, तो उस जातक के लिए कहा गया कि भैया देखो, शनि, बुध, लिख सकते हो अपने डायरी डायरी में इस प्रकार से कि मेष लग्न के लिए शनि, बुध, शुक्र, ये तो होते हैं नेगेटिव रिजल्ट देने वाले। ये पापी होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं, कारक नहीं बोलते इनको, इनको अकारक ग्रह बोलते हैं, है ना? मेष लगन की कुंडली में वहीं पर कहा गया सूर्य, शुक्र, सॉरी माफी चाहूंगा, सूर्य, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, गुरु, ये होते हैं शुभ, यानी कि ये अच्छे ग्रह होते हैं, ये इस कुंडली में कारकत्व बन जाते हैं। ठीक है, परंतु अब जो दो ऐसे ग्रह हैं, एक तो शनि और एक नाम लिया जाता है इस राहु के लिए। कहते हैं ये दोनों अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग शुभ अशुभ होते हैं। अगर मान लीजिएगा शनि कुंडली में उच्चस्थ राशि का हुआ, स्व राशि का हुआ, है ना, स्व मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत गया हुआ हुआ, अगर सपोज दैट मित्र ग्रह के साथ हुआ, गुरु के साथ हुआ, तो उस कंडीशन में वो शुभ हो जाएगा। यही सेम कंडीशन राहु के लिए लागू हो जाती है। अब ये समझते हैं कि मेष लग्न की अगर कुंडली होगी तो ये ग्रह कैसे इंपैक्ट करते हैं, किस प्रकार से ये शुभ और अशुभ हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या लिखाया? मेष लग्न में कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं? सूर्य सूर्य। और गुरु। सबसे पहले और सूर्य और गुरु को देखते हैं। तो आप ये देखो कि इस कुंडली में सूर्य और गुरु तो स्ट्रांग हो ही गए, क्योंकि एक पंचम भाव का अधिपति है, देख रहे हो, एक फिफ्थ हाउस का अधिपति है और एक नाइन्थ हाउस का अधिपति है। हम अशुभ भाव कौन सा मानते हैं भाई? पहले तो ये बता दो, कुंडली का कौन सा हाउस अशुभ होता है? कुंडली का छठा स्थान, यानी कि देख रहे हो ये छठा और वाला आठवां। 8वां, और ये 12वां भी होता है देवी। छठा 12। 8वां, जो 12वां स्थान होता है, ये कुंडली में अशुभ भाव होते हैं। किसी की भी कुंडली में अगर इन स्थानों का स्वामी होगा तो वो शुभत्व नहीं हो सकता है, ठीक है। परंतु अभी हमने ये लिखा कि मेष राशि की कुंडली में शुक्र, सॉरी, सूर्य और गुरु अच्छे होते हैं।
तो चलो सूर्य को तो हमने इंडिविजुअल मान लिया कि चलो भाई पंचम का अधिपति होता है, त्रिकोण का अधिपति होता है, इसलिए ये आदमी शुभ हो गया। अब बृहस्पति 9th का भी लॉर्ड बन गया और 12th का भी लॉर्ड बन गया। इस कंडीशन में भैया ये शुभ होगा कि अशुभ होगा? तो कहा गया कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो जाहिर सी बात है उसमें 12वें घर में मीन राशि ही रहेगी, ये फिक्स है। उस कंडीशन में भी गुरु इस कुंडली के लिए अच्छा फल देने वाला होता है, नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अब कहा कि बुध, शनि और शुक्र 3 ग्रह इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। बुध तो सबसे पहले देखेंगे कि बुध इस कुंडली में 6ठे घर का लॉर्ड बनता है, इसलिए इसको अशुभ बोल दिया गया। ठीक है। शुक्र, शुक्र को क्यों बोल दिया गया भैया अशुभ? कुंडली में मारक भाव कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था कुंडली के पांचवें 2 भाव भाव। ऐसे होते हैं जो हाँ मारक तो हैं। एक तो ये आपका 7वां, दो और ये और ये दूसरा। दूसरा और 7वां 2 7। मारक होता है। दूसरे और 7वें का अधिपति कौन है? शुक्र। शुक्र। इसलिए शुक्र को भी हमने पूरा प्लेनेट मान लिया मेष लग्न की कुंडली में, अच्छा रिजल्ट क्रिएट नहीं करता है ये। ठीक है। अब रहा आपके पास में शनि। शनि आप देखोगे कि इस कुंडली के अंतर्गत 10th लॉर्ड और इनकम लॉर्ड दोनों है। लेकिन शनि का एक सिंपल सा रिजल्ट होगा मेष लग्न की कुंडली में कि भैया अगर मैं आपकी कुंडली में उच्चस्थ राशि का हूँ, अगर मैं मूल त्रिकोण राशि का हूँ, अगर मैं मित्र ग्रहों के साथ बैठ गया, मित्र की राशि में जाकर के बैठ गया, फिर बृहस्पति से दृष्ट हो गया, तो अच्छा रिजल्ट दूंगा। नहीं तो मैं तो आदमी पूरा हूँ, मैं तो पूरा रिजल्ट क्रिएट करूंगा। समझ गए? और यही कंडीशन राहु की है। अगर मेष लग्न की कुंडली में राहु स्ट्रांग है, रिजल्ट बढ़िया देगा। अगर पाप ग्रहों से त्रस्त हो गया, शनि के साथ युति कर ली, मार्केश के साथ अगर युति कर ली, शुक्र के साथ बैठ गया, तो ये यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर समझने वाली जो चीज है ना भाई, मान लीजिएगा ये आपकी जो मेष लगन की कुंडली में एक बार बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राहु को समझते हैं, मान लो किसी की कुंडली में शुक्र और राहु यहाँ पर लिखा हुआ है कुंडली के तीसरे स्थान पर। ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि राहु और शुक्र दोनों जो हैं, अब ये तो एक पापी ग्रह है, एक स्ट्रॉन्ग, एक तो शुभ ग्रह मानते हैं। लेकिन इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में शुक्र देखो मार्केश हो गया, दूसरे और 7वें घर का स्वामी हो गया, तो क्या हो गया? अशुभ। मार्केट। अशुभ हो गया। शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह होने के बावजूद भी अशुभ हो गया। अब राहु जो है वो बोलता है मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ। किसके साथ? इस शुक्र के साथ बैठा हूँ। शुक्र क्या होता है? मार्केश है इस कुंडली में। तो अब राहु भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्केस। शुभ बन गया, अशुभ। मार्केश बन जाएगा। इसके लिए मार्केश का काम करेगा ना, ये अशुभ हो गया इसके लिए, है ना। अच्छा, एक कंडीशन अगर हम यहाँ पर दूसरी समझते हैं, मान लीजिएगा यही आपकी मेष लगन की कुंडली बनती है ना? मेष लगन की कुंडली बनी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। एक चीज समझना भाई, मान लीजिएगा आपकी कुंडली के अंतर्गत राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब फिर कंडीशन समझो। कंडीशन क्या है? राहु तीसरे घर में, राहु कौन कौन से घर में स्ट्रांग होता है? मैंने कौन कौन से घर में अच्छा बताया था कि राहु तीसरे, छठे और 11वें में अच्छा रिजल्ट देता है, राइट। तो राहु तीसरे घर में किसकी राशि में है? राहु तीसरे घर में है। राहु मिथुन मिथुन राशि राशि। में, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध और राहु आपस में क्या होते हैं? मित्र, राइट। अब राहु को एक आदमी देख जरूर रहा है, कौन? बृहस्पति। गुरु। बृहस्पति अगर देखता है ना किसी ग्रह को, बड़े प्यारे रिजल्ट देता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब जो आपका बृहस्पति जो है ना, वो इस राहु को देखने के कारण इस राहु के इम्पैक्ट को अच्छा कर देगा। तो यहाँ पर अब मेष लगन की कुंडली में राहु अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा। अच्छा हुआ। अब ये अच्छा हो गया। पहले शुक्र के साथ था तो बुरा था, क्योंकि मारक ग्रह के साथ जब बैठ गया था तो बुरा बन गया था। लेकिन अब ये गुरु से दृष्ट हो गया, तीसरे घर में बैठ गया, अपने मित्र के घर में बैठ गया, तो अब स्ट्रांग हो गया, ये रिजल्ट अच्छे देगा। क्लियर? समझ में आया जो मैंने अभी ग्रह लिखा है? अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप कहोगे गुरुजी मंगल का तो नाम ही नहीं लिया, मंगल का मैंने नाम नहीं लिया, यहाँ पर सारे ग्रहों के नाम ले लिए लेकिन मंगल का नाम नहीं लिया। क्यों? मंगल अधिपति है भाई, मंगल इस कुंडली का मेन मालिक है, तो वो तो अपने घर का नुकसान थोड़ी ना करेगा। ठीक है। तो मंगल का नाम इसलिए यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं। 2 नंबर राशि कौन सी आती है? वृषभ।
वृषभ, तो हम वृषभ लगन की कुंडली बनाते हैं। ये 2 नंबर वृषभ लगन की कुंडली बनी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो अब लिखा गया है वृषभ लगन के अंतर्गत गुरु, ध्यान से समझना, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये पापी कहलाते हैं इस कुंडली में। ये पापी बन जाते हैं। पापी मतलब शुभ। यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं भैया, अशुभ बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझना। अब कहा सूर्य और शनि ये शुभ होते हैं इस कुंडली में। एक तो सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है, शनि ये भी बड़ा प्यारा रिजल्ट देता है इस कुंडली में। सूर्य और शनि दोनों इनके लिए अच्छे हो जाते हैं, है ना। परंतु ये कहा कि बृहस्पति, कौन कौन सा ग्रह रह गया? एक तो रह गया आपका मंगल, राइट, मंगल रह गया इस कुंडली में, राहु रह गया इस कुंडली में, केतु इज ऑल्सो। ये बुध अपनी रह कंडीशंस के अकॉर्डिंग फल देते हैं। ये अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फल देते हैं। हाँ, बुध भी है ना, वो भी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फल देगा, ध्यान रखना। बुध इज ऑल्सो, ये बुध भी इसमें सेम है। अब इसको समझना कि ऐसा क्यों। देखो, सबसे पहले कहा गया कि सूर्य और शनि अच्छे होते हैं। ये दोनों प्लैनेट जो हैं, सूर्य और शनि, वो इस कुंडली में अच्छे होते हैं। क्यों भाई? देखो, एक शुक्र भाव का स्वामी है सूर्य, ठीक है। शनि को अगर देखोगे तो शनि 2 घर का स्वामी हो गया, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी जब भी कोई ग्रह बनता है तो उसको योग कारक कहा जाता है। ठीक है, लिख लो, ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी। योग कारक ग्रह कौन होता है? हर एक कुंडली में एक एक प्लेनेट योग कारक ग्रह होता है ना। तो कहा केंद्र या त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी जब एक ही होता है, जब कुंडली में केंद्र यानी कि 1 4 7 10 4 हाउस है, इनका अधिपति यानी कि इनका लॉर्ड, और 5th और 9th इनका लॉर्ड, अगर दोनों एक ही हुए तो वो उस कुंडली में योग कारक ग्रह का काम करता है, बड़ा प्यारा रिजल्ट देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका केंद्र का हाउस हो गया 11वां, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, 10वां घर कुंडली का। और 9वां घर या जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वो 9th हाउस हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो गया शनि। तो शनि और सूर्य दोनों अपने तरीके से रिजल्ट प्यारे देने वाले, कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर गुरु को पापी बोल दिया भाई, क्यों? वो गुरु को यहाँ पापी 1st क्यों और बोल? 11th हाउस गुरु के स्वामी। कुंडली के 8th हाउस का लॉर्ड है। इस ये देखो, ये रहा, ये 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति ने कहा मैं 8th लॉर्ड हो गया, और ये मेरे शत्रु की कुंडली है भाई। गुरु और शुक्र आपस में बहुत अति शत्रु हैं दोनों, है ना। तो यहाँ पर गुरु कारक ग्रह हो गया। अच्छा, फिर अगर चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा के लिए खाली कंडीशन ये है, अगर चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ होगा तो पापी होगा, अच्छे ग्रहों के साथ होगा अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा का ये लॉजिक हो गया। शुक्र को यहाँ पर पापी मान लिया गया भैया, अपने घर का मालिक होने के बावजूद भी इसको पापी बोल दिया। क्या कारण है? 2 नंबर की कुंडली जब बनेगी वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन का अधिपति कौन होता है? शुक्र। शुक्र होता है। फिर भी उसको इस घर में पापी मान लिया गया इस कुंडली में, कि भैया वो अशुभ रिजल्ट क्रिएट कर सकता है आपको। रीजन ध्यान रखो, छठे घर से अगर कभी भी कनेक्शन शुक्र का अगर बनेगा, फिक्स रिजल्ट है, डॉट रिजल्ट है, लिख लो। अगर छठे स्थान से शुक्र का कभी भी कनेक्शन बनता हो, वो व्यक्ति अपने को खुद को दिखाने के चक्कर में, अपने शौक के चक्कर में, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, वो आदमी 110% हमेशा कर्जे से घिरा रहता है, श्योर है, टस रिजल्ट है ये। इसलिए शुक्र को यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट दे दिया। लेकिन कहा गया शुक्र यहाँ पर लगन के लिए शुभ नहीं होगा, शरीर के लिए शुभ नहीं होगा, दिखावे का पसंद करेगा वो। परंतु इस छठे हाउस का होने के कारण, 6 8 12 होने के कारण ये शुक्र यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है,
अब कंडीशन जिन ग्रहों के साथ लगेगी, बुध, मंगल, राहु और केतु। हालांकि एक चीज बता दूं मैं, मंगल इज ऑल्सो, मंगल को भी आप यहाँ मत रखो, मंगल को आप इन ग्रहों के साथ ही रख सकते हो, क्योंकि मंगल 7th लॉर्ड है मार्केश भी और 12th लॉर्ड भी, दोनों ही कंडीशन में मंगल जो है ना वो पापी ग्रह मानेंगे, है ना। तो ये पापी ग्रह भी हो गया। राहु को स्ट्रांग मान लिया गया कि राहु जो है ना वो इस कुंडली के अंतर्गत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करता है, राहु केतु दोनों, बोथ ऑफ। और साथ में बुध भी, बुध को क्यों कहा गया, बुध मार्केश है इस कुंडली में, इस कुंडली में मार्केश कौन है, 2 ग्रह मार्केश है इस कुंडली में, कौन कौन सा, 2 ग्रह मार्केश है भाई। कुंडली के मार्केश भाव कौन से होते हैं, सर बुध और मंगल। तो बोलो ना, बुध और मंगल। दूसरे घर का स्वामी होने के कारण बुध मार्केश हो गया, और 7वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल मार्केश हो गया। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि केवल कुंडली है आपके पास, डायोग्राम है, बात समझना, ध्यान से समझना चीजों को, बुध और इसको समझा रहा हूं कि इन दोनों में अधिक मार्केश्वर देने वाला व्यक्ति कौन हो गया। देखो 2 नंबर की कुंडली बनी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब आपने कहा कि इस कुंडली के अंतर्गत ये जो है बुध, ये और ये जो है 7वां घर यानी कि मंगल, ये दोनों ही क्या है, मार्केश है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों में से प्रबल मार्केश कौन बन सकता है, ज्यादा नुकसान कौन दे सकता है, दिमाग दौड़ाओ। भैया मंगल और बुध दोनों मार्केश हैं, तो दोनों अपने हाउस के अकॉर्डिंग बराबर हो गए। लेकिन इन दोनों के 2-2 हाउस और होते हैं, एक एक हाउस और है इनका। सर मंगल, क्यों देवी, क्योंकि मंगल 7th का भी लॉर्ड है और 12th का भी लॉर्ड है। यस, मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि छठा, 8वां, 12वां घर, ये होता है छठा घर, ये वाला, ये होता है 8वां घर, और ये होता है 12वां घर। 6, 8, 12वां हाउस, छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये हमेशा अशुभता देने वाले होते हैं, इनको अशुभ भाव कहा गया है। तो हमने देखा कि मंगल मार्केश भी बन गया और 12वें घर का यानी कि उस अशुभ भाव का अधिपति बन गया। तो मंगल इस कुंडली में टोटल डैमेज करने वाला आदमी हो गया। जितना बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, उतना मंगल नेगेटिव रिजल्ट देगा इस कुंडली में, ठीक है। और बुध का बचाव क्यों हो गया, क्योंकि बुध इस कुंडली के अकॉर्डिंग मार्केश तो हुआ दूसरे घर का स्वामी होकर के, परंतु त्रिकोण का अधिपति हो गया, ये त्रिकोण हाउस पंचम, इसका अधिपति हो गया। तो अगर बुध कुंडली के अंतर्गत अच्छा रहा तब त्रिकोण का रिजल्ट देगा पूरा, और अगर ये पापक ग्रहों के साथ रहा तब वो मारक का फल देगा, ये इसकी कंडीशन है। समझ में आया, क्लियर, आगे चलते हैं। अब लिखो नंबर 3, कौन सी राशि होती है 3 नंबर की, मिथुन। मिथुन राशि। मिथुन राशि के अधिपति कौन होते हैं, बुध। बुध। तो हम बना रहे हैं 3 नंबर की कुंडली। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो अब कहा कि मिथुन लग्न के अंतर्गत मंगल, ठीक है, 2 नंबर पे आ गए आपके देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन तीनों को क्या मान लिया, अशुभ, पापी, ठीक है। अब लिखा शनि और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सहायता से फल देने वाले हैं, एक तो शनि और एक बृहस्पति। देखो बृहस्पति यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अभी समझाऊंगा कि पापी भी कैसे हुआ और ये कैसे हुआ। ये हैं कि अगर इनकी संगत अच्छी हुई, संगत के अनुसार फल देंगे ये, संगत यानी कि अच्छे ग्रहों के साथ हुए, मान लीजिएगा इनकी जो स्टैंड है कुंडली में वो बड़ा अच्छा है, उच्च राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, सपोज दैट, है ना, मित्र ग्रहों के साथ, मित्र ग्रहों की राशि में अगर हैं तो वहां पर वो रिजल्ट बड़ा अच्छा देंगे। अब इसके लिए मारकत्व ग्रह कौन सा होता है भैया, इस कुंडली के चंद्रमा, अंतर्गत चंद्र, गुरु, बस, नहीं गुरु। नहीं, यहाँ पर पूर्णतया मार्केश में नहीं आएगा। इसके लिए पूर्णतया जो मार्केश का काम निभाएगा उसका नाम हो गया चंद्रमा, ये इस कुंडली में पूर्णतया मार्ग का काम करता है,
ये कभी इसके इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देगा ही नहीं, चाहे पापी हो, शुभ हो, अशुभ हो, पापक ग्रहों के साथ हो, अकेला हो। और मुख्यतः आप एक चीज नोटिस करना कि मिथुन लग्न वालों की कुंडली में आपको केमुद्रुम नाम का एक दोष मिलेगा। केमुद्रुम दोष समझते हो? समझाता हूँ, समझना। केमुद्रुम नाम का एक दोष है। जब भी आप किसी की भी कुंडली में चंद्रमा जब दो भावों के बीच में बैठ जाए और दोनों भाव खाली हो, इनमें कोई ग्रहगर नहीं, जब चंद्रमा के आगे या पीछे कोई भी ग्रह नहीं होता हो, ना तो साथ होना चाहिए, ना अगले भाव में होना चाहिए, ना पिछले भाव में होना चाहिए, तब चंद्रमा क्या कौन सा दोष देता है? केमद्रुम। ये दोष है। इसमें व्यक्ति को मानसिक विचार की परेशानी आती है, मानसिकता की दिक्कत आती है, मेंटलिटी बड़ा बढ़ लेता है, अशांति रहती है मन में बड़ी, है ना। और मान लीजिएगा यहाँ पर अगर दोनों पापक ग्रह अगर दोनों के बीच में आ जाए और चंद्रमा बीच में फंस जाए कि इधर पापक ग्रह आ गया, इधर भी पापक ग्रह बैठ गया और बीच में चंद्रमा आ गया, तो वो पाप कर्तृ योग बन जाए। वो हर ग्रह के लिए बनता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी मिथुन लग्न की कुंडली के अंतर्गत ये ग्रह अच्छे होते हैं, ये ग्रह कंडीशन पर काम करते हैं, और ये मार्केश होता है। मार्केश कौन हुआ? चंद्रमा। क्लियर हुआ कि चंद्रमा क्यों हुआ? एक तो भैया बुध का लग्न है, तो चंद्रमा उसका शत्रु हो गया। ऊपर से चंद्रमा मार्केश है इस कुंडली में, दूसरे घर का अधिपति है, इस वजह से भी वो आपको परेशान करेगा। ठीक है। अब हम कंडीशंस देखते हैं दूसरी, कि हमने एक मंगल को भी हमने पापी ग्रह मान लिया। क्यों माना भाई? उसको मंगल को सर छठे का स्वामी छठे घर का लॉर्ड है। मार्केश तो आपने देख लिया चंद्रमा, मंगल छठे घर का लॉर्ड हो गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया। सूर्य को क्यों बोल दिया? सूर्य का क्या रोल है भाई यहाँ पर? सूर्य को भी इस घर में पापी बोल दिया गया। सूर्य यहाँ पर पाप में है, अशुभ प्रभाव में आ जाता है सूर्य यहाँ पर। ये क्यों कहा गया? कंडीशन मत लगाना ग्रह की कोई भी, समझना। देखो तीसरा जो हाउस होता है ना, थर्ड हाउस जो होता है, 8वें से 8वां होता है। 8वें से 8वां है। यहाँ 8वें का अधिपति कौन है? शनि। शनि शनि। अब मैंने एक छोटी सी कंडीशन आपको ये भी लिखाई थी अभी, कि संगत का असर देने वाले दो ग्रह हैं, गुरु और शनि। आप शनि को केवल एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि शनि जो है वो कुंडली के अंतर्गत किन किन भावों का अधिपति है? 8 9 8वां और 9वां। 9वां भाग्य स्थान होता है, आपका त्रिकोण स्थान होता है, सबसे अच्छा स्थान हो गया कुंडली में। लेकिन 8वां होने के कारण उस पर खाली कलंक लग गया। परंतु सूर्य को जब डिफाइन करने गए तो कहा कि कुंडली के अष्टम भाव से, एक तो अष्टम भाव सूर्य है, और अगर हम देखें तो दूसरा जो नवम भाव है शनि की जो कंडीशंस है, वो भी सूर्य को नेगेटिव रिजल्ट करता है। इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मिथुन कुंडली का ये रूल बनेगा, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। मिथुन लग्न की अगर कुंडली हुई तो सूर्य अगर शुभ हुआ कुंडली में तो गारंटी है शनि अशुभ रिजल्ट देगा। शनि अशुभ रिजल्ट देगा, पक्की बात है, 100% डॉट रिजल्ट। और अगर वहीं पर शनि अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा है, शनि हो गया शुभ, तो मेरी गारंटी है कि सूर्य आपको 110% अपनी दशा महादशा में अशुभ रिजल्ट देगा। ये कंडीशन से बहुत कंप्लीट। मिथुन लग्न की कुंडली में ये रूल फिक्स तरीके से लागू होता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो शनि बैड इंपैक्ट देगा। शनि अगर बैड इंपैक्ट दे रहा है तो मान करके चलिएगा, शनि अगर गुड रिजल्ट दे रहा है तो सूर्य बैड रिजल्ट देगा। ये शॉर्ट डॉट रिजल्ट मान करके चलिएगा। अब एक कंडीशन यहाँ पर गुरु के लिए भी लग जाती है, फिर से समझना बृहस्पति को ध्यान से। देखो ये चीजें सब समझने वाली है, मैं आपको केवल ये टॉपिक को आज के आज ही कंप्लीट करूंगा, इसको आज ही शुरू किया आज ही कंप्लीट करूंगा, खाली समझाने के लिए कारक तत्व मार्केश वगैरह इत्यादि को हम कैसे समझते हैं, है ना। तो 3 नंबर की कुंडली हम देख रहे थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के कौन कौन से हाउस हैं? एक तो सातवां, सातवां शुभ होता है कि अशुभ होता है? अशुभ। हमारा क्या भाई, सातवां भाव। और दूसरा अगर देखें तो दशम का भी अधिपति हो गया, केंद्र स्थान है, और दशम तो रिजल्ट बड़ा अच्छा देता है क्योंकि इसके मारकत्व में आता नहीं है। अब इसका भी रिजल्ट जो वो है वो बृहस्पति के पास आ गया। तो अब बृहस्पति कहता है कि अगर मैं कुंडली के अंतर्गत केंद्र हाउस में अगर नहीं हुआ, केंद्र में होने पर केंद्राधिपति का दोष लग जाता है यहाँ पर। केंद्र यानी कि
इन हाउस में अगर बृहस्पति जाकर के बैठ गया तो आपको बैड इम्पैक्ट देगा, ठीक है। और अगर कुंडली के ये 6 8 12 में बैठ गया तो भी बैड इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और अगर देवगुरु बृहस्पति दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें या फिर एकादश भाव में जाकर के अगर बैठ गया तो टचवुड आपको बृहस्पति बहुत प्यारे रिजल्ट देगा। ये बृहस्पति की कंडीशन होती है मिथुन लग्न। फिर रिपीट कर दे रहा हूं मेरी बात को। बृहस्पति जो है मिथुन लग्न की कुंडली में 2 तरीके से काम कर। पहला तरीका, अगर बृहस्पति केंद्र में हुआ, केंद्र यानी कि 1 4 7 10 हाउस में हुआ तो भी, और अगर 6 8 12 हाउस में हुआ तो भी बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट करेगा इन 7 हाउस में। पीछे जो 5 घर आपके बच गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9वां और 11वां, इन जगहों पर अगर बृहस्पति होगा तो प्यारे रिजल्ट, टचवुड शुभ रिजल्ट क्रिएट करेगा, अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, ये फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कौन सी राशि होती है भाई? कर्क। कर्क राशि। कर्क राशि के अधिपति कर्क का हो गया। चंद्रमा के नक्षत्र बताना एक बार कौन कौन से होते हैं भाई, फटाफट। रोहिणी, रोहिणी, हस्त हस्त, और श्रवण। अति उत्तम। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण, है ना। ये 3 नक्षत्र जो होते हैं ना, ये चंद्रमा के होते हैं। मैं नॉर्मली पूछा ताकि याद रहे आप लोगों को। तो हम बात कर रहे थे 4 नंबर की कुंडली की। अगर किसी की 4 नंबर की कुंडली अगर होगी तो उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो कहा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। तो कहा कर्क लगन में शुक्र एवं बुध, शुक्र को और बुध को पापी माना गया है। शुक्र, बुध, पापी। पापी मतलब अशुभ। शुक्र और बुध को हमने पापी मान लिया गया है, ठीक है। फिर लिखा गया मंगल, चंद्र एवं गुरु शुभ होते हैं। तो यही आपका मंगल, ये चंद्रमा, ये बृहस्पति, ये क्या होते हैं? शुभ, ये शुभ होते हैं, ठीक है। ये तीनों गुड, ये तीनों बैड है, ठीक है। शनि को साक्षात मार्केश मानना है। शनि इस कुंडली में क्या होता है? मार्केश। अब इसमें एक आदमी है ना, वो योग कारक ग्रह है। एक आदमी योग कारक ग्रह है। राहु। अरे राहु कैसे हो गया? चलो मंगल, 2 ग्रह मंगल। मैंने अभी लिखे नहीं है। मैं 2 ग्रह और लिख देता हूँ। 2 ग्रह बच जाते हैं आपके। कौन से? एक तो सूर्य बच गया, राहु बच गया, केतु इसके सदृश काम करता है ना। तो कहा सूर्य, राहु, केतु ये अपनी कंडीशन पर डिपेंड है। अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, कुंडली में बुरे होंगे तो बुरे रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि इस कुंडली के अंतर्गत एक आदमी है जो योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है? जो केंद्र और त्रिकोण जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। उस कुंडली में कौन सा ऐसा आदमी जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का अधिपति है? मंगल, मेष और वृश्चिक मंगल दोनों। है, क्योंकि मंगल, ये देखो, ये केंद्र हो गया ना आपका 10वां घर। 1 4 7 10 और 5 9 होता है आपका त्रिकोण। तो मंगल यहाँ पर क्या कहलाया? मंगल यहाँ पर हो गया अच्छे रिजल्ट देने वाला योग कारक ग्रह। अच्छा, शनि को हमने मार्केश मान लिया है, बात समझना, क्योंकि शनि 7वें घर का अधिपति है, ठीक है। और कुंडली में अष्टम भाव का भी अधिपति है। मारक भाव का भी हो गया और अष्टम भाव का भी हो गया। इसलिए शनि बहुत ज्यादा क्लिष्ट काम करता है यहाँ, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए ये भी देखा जाता है जल्दी से विवाह नहीं होता, द्वितीय विवाह होते हैं, प्रेम होकर के टूट जाता है, डाइवोर्स के चांसेस बनते हैं, फिर 32 केस तक शादी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। कर्क लगन और सिंह लगन की कुंडली में मुख्यतः ये योग पाया जाता है, क्योंकि सप्तम में शनि होते हैं। तो 8वां और 7वें घर का अधिपति होने के कारण 7वां मार्केश होता है, 8वां मृत्यु हाउस होता है। इस वजह से शनि को प्रबल मार्केश इसमें बोल दिया गया। शनि मंगल को हम समझ गए। अब हम चलते हैं शुक्र और बुध को। भैया इनको पापी क्यों मान लिया गया? यहाँ इनकी क्या गलती भाई? बुध को पापी क्यों माना है? 6ठे 8वें 12वां, 12वें का अधिपति कौन है? बुध।
बुध। और ध्यान रखना 8वें से 8वां घर का मालिक भी बुध हो गया यहाँ पर, अगेन वो कंडीशन फिर लागू हो गई। 8वें से 8वें घर का मालिक भी तीसरे घर का अधिपति बुध, इसलिए बुध इस कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देता है और चंद्रमा का दुश्मन भी है। शुक्र कहाँ पर है? अब चलो मुझे इसकी जानकारी दो कि भैया शुक्र को क्यों पापी मान लिया गया? क्योंकि शुक्र तो सुख भाव का स्वामी है, इस कुंडली में सुख देने वाला और इनकम का अधिपति है, फिर भी हमने इस कुंडली के अंतर्गत शुक्र को शत्रुता मान लिया। उसका एक कारण बताता हूँ। कहते हैं अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत शनि मार्केश है तो शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देगा। उसका एक मुख्य रीजन ये है क्योंकि शनि और शुक्र की परम मित्रता है। शनि और शुक्र की परम मित्रता है। सिंह लगन की कुंडली और कर्क लगन की कुंडली में ही शनि प्रबल मार्केश बनते हैं, ठीक है। और दोनों ही जगह शुक्र जो होते हैं वो अकारक बन जाता है, दोनों ही जगह। तो इसलिए इस कुंडली में शुक्र अकारक ग्रह हो गया। अब पीछे बचे आपके मंगल, चंद्र, बृहस्पति, ये आपके लिए शुभ कारकत्व हो गए, दैट इज गुड। हाँ, कई बार ये कंडीशन आ जाएगी, आप सोचोगे कि भैया जो बृहस्पति हो तो छठे घर का भी अधिपति तो अशुभ होना चाहिए। यहाँ पर अगर छठे घर में भी बृहस्पति बैठ गया ना कर्क लगन की कुंडली में, तब भी रिजल्ट बहुत प्यारे देगा, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल कर्क लगन की कुंडली में शुभ कहे गए हैं। शनि बहुत अशुभ है, प्रबल मार्केश है। मंगल योग कारकत्व होता है। शुक्र बुध पापी माने गए हैं। सूर्य, राहु, केतु ये अपनी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे होंगे तो बुरे रिजल्ट देंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की राशि सिंह, सिंह। सिंह का अधिपति सूर्य, सूर्य, और ये रही आपकी सिंह लग्न की कुंडली। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4। हाँ भाई, पहले तो मार्केश बता दो कौन है इस कुंडली में। प्रबल मार्केश कौन रोल निभा रहा है प्रबल मार्केश का? शनि। शनि। क्यों? क्योंकि शनि 7वां मारक स्थान का भी स्वामी हो गया और प्लस 6, 8, 12 में से भी एक घर का स्वामी हो गया, छठे घर का स्वामी हो गया। इसलिए शनि सिंह लगन की कुंडली में मार्केश होता है। योग कारक ग्रह कौन है भाई इस कुंडली में? मंगल ही है। मंगल इज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर देखो 9th लॉर्ड भी हो गया और ये 4th लॉर्ड भी हो गया, है ना। शुभ भाव का और भाग्य भाव का स्वामी हो गया, इसलिए मंगल यहाँ पर कहलाएगा योग कारक ग्रह, है ना। अब कहा गया कि सिंह लगन की कुंडली के अंतर्गत शुक्र, शनि और बुध, फिर से समझना, शुक्र, शनि, बुध ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं तीनों। शुक्र शनि यहाँ पर पापी हो जाते हैं। अब फिर कहा गया कि भैया एक तो आपका मंगल, ध्यान से समझना, मंगल, सूर्य, अरे भाई मंगल, अरे दूसरी बना लेता हूँ यार, फिर से कुंडली बना लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे इसको। 5 नंबर की कुंडली, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, है ना। शनि को हमने प्रॉपर मार्केश बना दिया था। मंगल को हमने योग कारक ग्रह बना दिया है। सूर्य, मंगल, देवगुरु, बृहस्पति ये बड़े शुभ रिजल्ट देने वाला है ना, अच्छे रिजल्ट देने वाला हो गया। वहीं पर अगर हम बात करेंगे शनि पापी, मंगल गुरु, सूर्य शुभ, लेकिन गुरु और शुक्र केवल समझने को मिलते हैं, शनि आचार्य, हाँ बुध, शनि आ गया, मंगल आ गया, सूर्य आ गया, गुरु आ गया, बुध और शुक्र रह गए। बुध जो है, बुध और शुक्र ये दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। शनि ऑल्सो, शनि से मार्केश हो ही गया तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। अब कंडीशन पर काम करता है चंद्रमा, ये कंडीशन पर है भैया। ये अगर कुंडली के 6, 8, 12 भाव में नहीं हुआ, ये अगर मारक भाव में अगर नहीं हुआ, मित्र ग्रहों के साथ हुआ, मित्र के या फिर गुरु के द्वारा अगर देखा गया हो, तो चंद्रमा रिजल्ट बड़े अच्छे क्रिएट करता है। अब यहाँ पर राहु नाम का एक जो आदमी है ना, कहते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, राहु और केतु यहाँ पर दोनों अलग अलग सीजन को निभाते हैं।
केतु सिंह लगन की कुंडली में हमेशा टच और रिजल्ट बड़े प्यारे देगा, हमेशा द डॉट रिजल्ट। तो केतु को आप उठा करके ना इस वाले पोर्शन में डाल सकते हो, केतु रिजल्ट अच्छे देता है सिंह लगन की कुंडली में, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई राशियां होती नहीं है ना, परंतु केतु जो होता है वो इस कुंडली के अंतर्गत बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। परंतु राहु जो है ना वो उतना ही बैड इंपैक्ट देता है। और राहु को एक्चुअल में सिंह लगन की एकमात्र ऐसी कुंडली होती है जिसमें राहु को राहु मत समझो। कंडीशन ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी की भी सिंह लगन की कुंडली हुई, 5 नंबर की अगर कुंडली होती है इस कुंडली में, या फिर अगर किसी के भी ये मान लेते हैं सूर्य की राशि में, चाहे वो किसी भी घर में हो, सूर्य की राशि में अगर राहु आ जाता है, किसी की भी कुंडली में, किसी भी लग्न में, किसी भी भाव में अगर सूर्य की राशि में राहु पहुंच जाता है ना, तो यह राहु राहु रहता ही नहीं है, राहु साक्षात सूर्य बन जाता है। लेकिन ये सूर्य जो होता है ना, ये रात्रि वाला सूर्य है। देखो एक चीज बताता हूँ, पृथ्वी के 2 भाग हैं, एक भाग पर हमेशा सूर्योदय होता है, एक में अस्त रहता है, एक में दिन रहती है, एक में रात रहती है। इसका कारक ग्रह सूर्य, इसका कारक ग्रह राहु। लेकिन सिंह लगन की कुंडली हो या फिर अगर सिंह राशि में अगर सूर्य हो जाए, तो दिन में तो सूर्य प्रकाश रहता ही रहता है, वो आदमी रात को भी उतना ही एक्टिव रहेगा भैया। राहु उसको नाइट का भी एक बहुत बड़ा पावरफुल रिजल्ट क्रिएट करता है। कहते हैं ये व्यक्ति निशाचर होते हैं, रात में काम करने वाले होते हैं, नाइट में जागने वाले होते हैं, इनको नाइट बड़ी पसंद होती है, नाइट में एक्टिव करेंगे, दिन में लेजीनेस होता है लेकिन नाइट में एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपकी किसी की भी लगन की कुंडली में, किसी भी राशि में किसी भी लगन कुंडली, किसी भी राशि के लगन कुंडली में अगर सिंह राशि में सूर्य हो, सिंह राशि में, तो वो प्रॉपर सूर्य की तरह काम करने वाला, प्रॉपर सूर्य का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हम है ना राहु के शुभ तो दोनों को देखते हैं। सिंह लगन में राहु रिजल्ट भी अच्छे कई बार क्रिएट करता है, कई बार नेगेटिव देता है। जब नेगेटिव देने पे आता है तो प्रॉपर नेगेटिव, और जब पॉजिटिव हो जाता है ना राहु बहुत अच्छे रिजल्ट। मतलब आप हाँ गुरुदेव आप ये कहना चाह रहे हो कि लगन में अगर सिंह राशि है तो राहु के बैड इम्पैक्ट रहते हैं, भले वो कहीं पे भी बैठे हो, भले वो तीसरे छठे 11वें में क्यों ना हो। नहीं, देखो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बात समझाने का तरीका ये है कि अगर किसी की भी कुंडली में, पहले नॉर्मल समझो, मैं किसी भी लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ, चाहे मेष लगन की कुंडली हो, सिंह राशि की हो, कुंभ राशि की हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, और अगर उस कुंडली में सिंह में अगर राहु बैठ गया, 5 नंबर में अगर राहु बैठ गया, तो राहु राहु की तरह फल नहीं देगा, राहु सूर्य की तरह फल देने वाला बन जाता। वो सूर्य, वो दूसरा सूर्य हो गया आपकी कुंडली में, ठीक है। वही दूसरी चीज, सिंह लगन के अंतर्गत अगर सूर्य, देखो केतु तो 110% अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर सिंह लग्न में मान लीजिएगा अगर सूर्य प्रबल हो गया, सूर्य प्रबल 2 ही कंडीशन पर हो सकता है भैया, या तो मान लो लगन में सूर्य बैठ गया, और या फिर उच्चस्थ का सूर्य बैठ गया। मूल त्रिकोण राशि भी सिंह ही होती है, स्वराशि भी इसकी सिंह होती है, मूल त्रिकोण उच्चस्थ राशि इसकी मेष होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग हो गया तो राहु रिजल्ट अच्छे देगा, और अगर सूर्य कमजोर होकर के बैठ गया, 6, 8, 12 में चला गया, नीच राशि का बैठ गया, तो राहु बैड इम्पैक्ट देगा। ये यहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये केवल एक ही लग्न की कुंडली को वरदान है, वो केवल सिंह लग्न वाला। ओके, कंप्लीट समझ में आया? ये पॉइंट फिर से क्लियर करूं, राहु वाले ध्यान से समझना। राहु किसी भी लगन की कुंडली में अगर 5 नंबर में होगा तो सूर्य की तरह इम्पैक्ट देता है। सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य अच्छा हुआ तो राहु अच्छा रिजल्ट, सूर्य अगर बुरा हुआ तो राहु बुरा रिजल्ट, और केतु हर कंडीशन पर अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है, चाहे 6, 8, 12 में भी क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते गुरुदेव हैं। एक चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि छठे 8वें 12वें में हुआ सूर्य, या नीच राशि का हुआ, या अपनी शत्रु राशि में हुआ, तो इसके लगन के अंदर इसका बुरा इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पर 8वीं राशि लिखी है चौथे घर में, हाँ, अगर आगे इसमें आके बैठ जाता है तो वो बैड इम्पैक्ट हुआ या मतलब पॉजिटिव राहु, हुआ? नहीं, सूर्य 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 आपने अगर सूर्य यहाँ पर आकर के बैठ गया तो सूर्य केंद्र में हो गया, राहु अच्छे रिजल्ट देगा भैया। क्योंकि छठा 8वां घर में तो बुरे दे देगा, पर राशियों में भी तो बुरी हो जाती है ना। हालांकि हाँ, ये तो मंगल की पॉजिटिव राशि है उसकी, हाँ ठीक है, समझ गया। जो कारकत्व में आ गया, शुक्र में आ गया, अगर यहाँ पर भी सूर्य होगा सपोज दैट ऑल्सो,
हाँ। तो धनु राशि में सूर्य आकर के बैठ गया भैया, तब भी रिजल्ट अच्छा देगा। और एक बात और ध्यान रखना, धनु राशि में जब सूर्य होता है ना किसी की कुंडली में, कौन सा महीना चलता है उस टाइम में? अपने 12 महीने होते हैं, 12 महीने, जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी में बता दो चलो, या फिर चैत्र वैशाख में बता दो। मैं इसका सूत्र बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, मैथ्स को ध्यान नहीं है इसलिए भूल जाते हो बार बार। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ एक चीज की फिक्स रखो, 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में अप्रोक्स सूर्य किस राशि में रहता है? फर्स्ट मेष राशि में रहेगा, डॉट रिजल्ट है। और ये क्यों रहता है संक्रांति काल के हिसाब से समझा चुका हूं मैं भी, ये भी आपको। सर 14 अप्रैल दिसंबर, से 14 मई के बीच में लगभग सूर्य मेष राशि में ही मिलेंगे। और ठीक एक महीने बाद सूर्य कितने कितने टाइम में चेंज होता है? 30 दिन, 1 महीने में सर। 27 दिन। एक महीने में चेंज हो रहा है, 30 दिनों में। तो अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिएगा 14 अगस्त से लेकर के और 14 सितंबर के बीच में सूर्य किस राशि में रहेगा भाई? 14 अप्रैल से 14 मई रह रहा है मेष राशि में, 14 मई से लेकर के 14 जून तक रहा वृषभ राशि में, 14 जून से 14 जुलाई तक रहा मिथुन राशि में, 14 जुलाई से 14 अगस्त रहा कर्क राशि में, और 14 अगस्त से 14 सितंबर कौन सी राशि में रहा? 5 सिंह राशि। नंबर। कौन सी राशि होती है? सिंह सिंह राशि। राशि। सिंह राशि में सूर्य होता है, ये फिक्स है। इसमें एक दो दिन कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, 14 की जगह 15 हो जाता है, कई बार 16 हो जाता है, बट और ओवरऑल 14 मान करके चलो। हमारी मकर संक्रांति आती है ना, उसका उसके पीछे का रीजन यही है। तो मुझे आप लोग ये बता दो कि सूर्य धनु राशि में कौन से महीने में आता है, और उस समय में हमारा हिंदी महीना कौन सा चलता है? भूल गए सब मैथ। दिसंबर, हाँ जी, 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक। 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक कौन सा महीना चलता है भाई? इसको क्या बोलते हो आप लोग? अरे मलमास नहीं चलता है क्या? खरमास नहीं पौष होता क्या? खरमास पौष चलता है ना इस पौष टाइम, महीना बोलते हैं चलता ना कि सूर्य खरमास में चल रहा है। माघ महीना। इस टाइम में ये ध्यान रखना कि सूर्य इस राशि इस समय में कमजोर होता है और राहु स्ट्रांग होता है। ये जो डेट है ना, ये डेट अपने दिमाग में फिक्स कर लो। 14 दिसंबर से 14 जनवरी, जिसको आप खरमास कहते हो, मलमास कहते हो। एक बात मुझे बता दो, 14 जनवरी को क्या मनाते हो भाई आप लोग? संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है कि सूर्य भैया जो है अपने, ये मकर धनु में राशि को छोड़ करके, इस राशि को छोड़ करके इस राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन। तो मकर संक्रांति मनाते हो। तो धनु में जब सूर्य की संक्रांति होती है ना, 14 दिसंबर से 14 जनवरी, इसमें सूर्य खर मास में होता है। क्या क्या कहा जाता है खर मास को? खर नाम होता है गधा, खर नाम होता है गधब, गधे का नाम है, संस्कृत वर्ड है खर, है ना। तो कहा गया कि सूर्य की जो 7 घोड़े हैं ना, उस समय में इनकी चाल जो है ना वो काफी स्लो हो जाती है, बड़ी धीरे हो जाती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए सूर्य कमजोर रहता है इस टाइम में, आलसी आलसी बना जाता है सूर्य में, जबकि एक्टिव आदमी है ये रेस्ट मोड में चला जाता है एक तरीके से सूर्य, है ना। तो अभी हमने बात की सिंह के बारे में। हाँ, अगली कौन सी राशि है भाई अपनी? कन्या। 6 नंबर कन्या। कन्या का अधिपति कौन होता है? बुध। बुध। चलो 6 नंबर कन्या का डायग्राम बनाते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। हाँ भाई, अब कहा गया कन्या लगन में मंगल गुरु चंद्रमा पापी होते हैं। मंगल गुरु चंद्रमा ये पापी, नेगेटिव रिजल्ट, अशुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं मंगल, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति। ठीक है। अब कहा गया बुध और शुक्र हमेशा शुभ होते हैं इसमें। बुध और शुक्र जो होते हैं ना वो हमेशा शुभ होते हैं, अच्छे रिजल्ट क्रिएट करने वाले होते हैं बुध और शुक्र। ठीक है। और सूर्य जो है, सूर्य और राहु और केतु, ये
संगत के अनुसार, यानी कि जिस तरीके से कुंडली में होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फल देने वाले होते हैं। एक ग्रह बच गया, कौन सा? बुध हो गया, मंगल अरे मंगल भाई, एक ग्रह बच गया, शनि कहाँ जाएगा? शनि। शनि जो होता है ना, ये इसमें 50-50 काम करता है। और ये किस प्रकार काम करता है अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा, समझना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं हम बुध और शुक्र को, कि अच्छा रिजल्ट देते हैं। भैया बुध लग्नेश भी हो गया, 10th लॉर्ड का अधिपति भी हो गया। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी हमने जब पिछली जो राशि पढ़ी थी 3 नंबर वाली, जब हमने पहले 3 नंबर को पढ़ा था, तो वहाँ बृहस्पति को हमने नेगेटिव रिजल्ट दे दिया था, है ना। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। बुध और शुक्र लग्न का अधिपति हो गया, शुक्र जो इस कुंडली में भाग्येश हुआ, लेकिन शुक्र मार्केश भी है, ये भी देखो, शुक्र मारक भी है ना, तो नेगेटिव रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन उसका जो हरण है वो कर दिया ऑलरेडी नवम भाव के अधिपति ने। उसने बोला भैया नवमेश में भाग्येश भी उस कुंडली में, तो मैं रिजल्ट नेगेटिव नहीं देता, मेरे मित्र की भी हाउस हो गया ये, है ना। बुध और शुक्र दोनों शुभ रिजल्ट होते हैं। कारक ग्रह इसमें किसको मानते हैं पता है? इसमें कारक स्वयं बुध होता है। 6 नंबर ऋगो कन्या राशि की कुंडली में बुध स्वयं कारक ग्रह होता है, स्वयं को कारक मान लेता है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फिर हमने देखा कि मंगल गुरु चंद्रमा को अशुभ कह दिया। मंगल को अशुभ क्यों कहा? 6, 8, 12 का स्वामी है ना भाई, 8वें घर का अधिपति है वो। और दूसरा 8वें से फिर 8वां कौन है? मंगल। 8वें से 8वां कौन सा हो गया? मंगल हो गया। तो मंगल यहाँ पर काफी नेगेटिव रिजल्ट देता है। चंद्रमा को भी हमने यहाँ पर माइनस पॉइंट दे दिया कि चंद्रमा भी अकारक ग्रह होता है, क्योंकि बुध उसके साथ शत्रुता निभाता है, तो चंद्रमा भी यहाँ पर अकारक हो गया। गुरुदेव बृहस्पति भी, अब समझना देव गुरु बृहस्पति की कहानी। बृहस्पति सप्तम भाव का अधिपति हुआ, इस वाले घर का, इस वाले हाउस का, है ना, जहाँ 12 नंबर लिखा है। और 12 नंबर का मतलब होता है मार्केश। 7वें घर का जो अधिपति हो तो मार्केश की तरह काम करता है, परंतु यहाँ पर ये शुक्र भाव का भी स्वामी है, तो रिजल्ट तो अच्छे देना चाहिए था। परंतु यहाँ पर कहा गया कि ये इसकी शत्रुत्व की राशि होती है, और इसके मूलभूत जो इसके मित्र हैं, मूलभूत मित्र कौन है देवगुरु बृहस्पति के? भाई सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, यही तो है। चंद्रमा के शत्रु की राशि है, सूर्य खुद 12वां होता है, मंगल खुद 8वां होता है, इसलिए गुरु बृहस्पति इस चौथे घर का भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए इस कुंडली के अंतर्गत, कन्या कुंडली के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट इंपैक्ट देने वाला होता है। अब आ गया संगत, सूर्य केतु और राहु, ये अपनी संगत के अनुसार फल देते हैं। अगर ये कुंडली में स्ट्रांग हो गए, अच्छे हो गए, स्वराशिस्त में हो गए, तो ये अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेंगे। मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु से अगर देखा जाएगा तो अच्छे रिजल्ट देंगे। बुध से अगर देखा गया तो अच्छे रिजल्ट देंगे, है ना। परंतु अब यहाँ पर किसी का प्रश्न उठ सकता है, गुरुजी मान लीजिएगा कि कन्या लग्न की कुंडली के अंतर्गत सूर्य अगर 12वें हाउस में ही हो गया, 12वां घर तो उसका खुद का घर होता है ना कन्या लग्न की कुंडली में, और अगर मान लीजिएगा यहीं पर ये 5 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर की कुंडली है, और सूर्य यहाँ पर भी बैठ गया, अब बताओ सूर्य रिजल्ट अच्छे देगा कि बुरे? सोच के जवाब देना, सारे सूत्रों को मिला करके। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? फल देगा एक ही घर का मालिक होता है, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? सर, अच्छे फल देगा। क्यों देगा देवी, मुझे उसका कारण भी बताओ। चलो मान क्योंकि लिया, मैं वो कहता अपने हूँ घर सूर्य की हानि रिजल्ट नहीं अच्छा ही करेगा। देगा, कारण क्या है? दूसरा 7वें घर पर दृष्टि होगी तो दुश्मनों से भी ये करेगा। नहीं देवी, यहाँ दृष्टि का कोई संबंध ही नहीं है। अरे बताओ भाई, सूर्य है तो अपने ही घर में ना, तो ये सुबह दिशा कौन सी है? 12वां क्या होती है ये? अशुभ। इसको कौन सी दिशा मानते हो आप लोग? एक तो सूर्य स्वग्रही है, ईस्ट में बैठा है। दैट इज, ये स्वग्रह भी हो गया और ये ईस्ट है भाई, मैंने हजार बार बताया, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इन हाउस में सूर्य भाई तेजी पर रहता है, आगे की ओर बढ़ने वाला हो गया वो। सूर्योदय होता है, फिर उसमें और तेज आता है, फिर और तेज आता है, और दोपहर तक वो प्रचंड हो जाता है एकदम। 10वें घर में सूर्य को योग कारक ग्रह माना है ना, कारकत्व माना है सूर्य को, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है उसका, सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होता है लगन और 10वां।
तो उसके स्ट्रांग भाव होते हैं सूर्य के, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देगा। चलो आगे बात करते हैं। 7 नंबर की कौन गुरुदेव, सी राशि हो? हाँ, एक सेकंड, आपने ये पीछे वाले में जैसे शनि का क्या बताया? शनि इसमें, एक मिनट, कन्या लगन की कुंडली में ना, हाँ, कन्या लगन की कुंडली के अंतर्गत वो 5 ही शनि छठे का हो वो गया हुआ। आपका। शनि हम्म, शुभ 50-50% रिजल्ट देता है, क्योंकि वो छठे घर का भी अधिपति हो गया, पंचम का भी हो गया। कहते हैं कि अगर पंचम से संबंध बनाएगा, ध्यान से समझे ना, कन्या लगन की कुंडली में अगर पंचम से संबंध रखेगा शनि, पंचम भाव को देखेगा, तो शनि अशुभ रिजल्ट क्रिएट करेगा। अगर पंचम में हुआ तब भी अशुभ रिजल्ट देगा। और अगर छठे घर से संबंध बनाएगा और छठे घर को देखेगा या फिर छठे घर में बैठ जाएगा, तो वो रिजल्ट बड़े अच्छे देगा। ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल। देखो शनि आदमी तो पापत्व वाला है ना भैया, शनि आदमी पापत्व वाला है। छठे घर का कारकत्व किस किस के पास है? छठे घर के कारक ग्रह कौन कौन से कहे गए हैं? 2 ग्रह हैं जो छठे के कारक ग्रह हैं, शनि और मंगल। शनि और मंगल। या मंगल या शनि कारकत्व में आ गया, कारकत्व का अधिपति हो गया, और 11 नंबर मूल त्रिकोण राशि है शनि की। लेकिन मकर में अगर होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और कुंभ में होगा। देखो हालांकि बता दूं, शास्त्र के अनुसार है ना, यहाँ पर शनि को संगत बताया गया है कि सूर्य राहु केतु और शनि संगत के अनुसार फल देते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो देखा अभी तक, कि कन्या लग्न की कुंडली में अगर मकर राशि से 5th हाउस से कनेक्शन अगर शनि बनाता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देता है, शिक्षा में बाधित बनाता है, संतान देरी से होती है, स्त्रियों की अधिकता हो सकती है। और अगर वो छठे घर से बनाता है तो कोर्ट कचहरी केस मैटर जरूर करवाता है, लेकिन विजय दिलवाता है। आपको लोन जरूर देता है, लेकिन क्लियर करवा देता है। व्यक्ति को लोन के थ्रू काम करने पड़ेंगे जीवन में, केवल इतनी बात है, लेकिन लोन को वो क्लियर करवाता है। इसलिए छठे घर से कनेक्शन अगर रखेगा तो अच्छा रिजल्ट, और पंचम से अगर रखेगा तो बुरा रिजल्ट। ओके। आगे चले। 7 नंबर लिब्रा, तुला राशि। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहा तुला लगन में गुरु, सूर्य, तुला लगन में गुरु, सूर्य, मंगल, इनको तो मान लिया पापी, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट वाले। ठीक है। फिर कहा गया शनि, बुध, शनि हो गया, बुध हो गया, ये दोनों शुभ रिजल्ट क्रिएट करने वाले होते हैं। शनि और बुध अच्छे रिजल्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, है ना। फिर कहा गया चंद्रमा इस कुंडली के अंतर्गत राजयोग कारकत्व देता है। चंद्रमा, फिर से सुनना, सबल चंद्रमा, कंडीशन जरूर लगा दी यहाँ पर, कि अगर सबल चंद्रमा हुआ तो राजयोग कारकत्व होता है सबल चंद्रमा होने पर। ठीक है। मंगल विशेषकर पापी होता है इस घर में। राहु और केतु संगत के अनुसार फल देने वाले होते हैं। ये आपका राहु, ये आपका केतु, इस संगत के अनुसार फल देते हैं। अब इसको समझने में कोई क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल और सरल है। सबसे पहले देखो मंगल मार्केश कैसे हुआ, क्योंकि दोनों मारक भाव का अधिपति मंगल ही होता है ना। शुक्र लगन में और तुला लगन में मंगल मारकत्व होते हैं, तो इसलिए मार्केश दे दिया, इसलिए शुभ भाव देता है। सूर्य जो गुरु है वो अष्टम से अधिपति है, इस घर का अधिपति हो गया, तीसरे का और छठे का अधिपति हो गया, इसलिए इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया गया। अब होता है क्या है कि भैया शुक्र जब अपने अधिष्ठित राशि में होता है, योग कारक ग्रह कौन है इस कुंडली में? योग कारक ग्रह कहलाता है शनि। क्यों कहलाया सीमा जी? योग कारक ग्रह क्यों हुआ इस कुंडली में शनि? सर नहीं पता। क्यों देवी? अच्छा, योग कारक ग्रह की डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने सीमा जी? कि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होना चाहिए। जी। केंद्र कौन कौन से हाउस होते हैं? 1, 7, 10, 1, 7, 1, 4, 1, 4, 7, 7, 10। 10। तो चौथे घर में कौन सी राशि देवी जरा देखना, ये है आपका चौथा हाउस। ये फिर बना देता हूँ बड़ी सी। कोई भी सर स्टूडेंट 10 नंबर को की बेटा राशि। ये चीज नहीं सुनना पसंद करूंगा, पीछे जो पढ़ा दिया कि अब सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता है, ये नहीं सुनना चाहूंगा। फिर से समझ लो देवी, नहीं समझ में आएगा तो 3 बार बताऊंगा, लेकिन जरूरी है ना। देखो अब इस कुंडली में कहा डेफिनेशन थी योग कारक ग्रह की
कि केंद्र और त्रिकोण का अगर कोई आदमी मालिक हो गया दोनों हाउस का, तो मैं योग कारक बन जाऊंगा। तो आपके अकॉर्डिंग चौथे घर का अधिपति कौन हुआ देवी? चौथा घर कौन सा हुआ? ये 10 धनु। नंबर जहाँ लिखा होता, 10 नंबर का मतलब जी। मकर राशि, मकर का जी, अधिपति मकर। शनि। शनि। और पंचम का कौन है देवी? ये पंचम, कुंभ। कुंभ का अधिपति कौन होता है? कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? अरे कुंभ का स्वामी कौन होता है सीमा जी? मकर और कुंभ का अधिपति एक ही है देवी। शनि। तो फिर यही आपका केंद्र हाउस है, ये आपका त्रिकोण हाउस हो गया, ये 10वां, ये तो हो गया केंद्र, 1 4 7 10 होता है ना, तो ये तो केंद्र हो गया और ये त्रिकोण हाउस हो गया 5वां। तो दोनों का अधिपति कौन हुआ? शनि। शनि। तो योग कारक हुआ ना यहाँ पर शनि, कंप्लीट। जी। समझो देवी, तो शनि यहाँ पर योग हो गया, योग कारकत्व ग्रह। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज मुझे बता दो कि कहा चंद्रमा को है ना यहाँ पर राजयोग का शुभ देने वाला बताया गया, अगर सबल हुआ तो। क्यों भाई ऐसा? बाद इसमें 10th घर में इसके कारण अच्छा, चंद्रमा सबल कब होता है पहले तो ये बता दो। सब होते ही हम्म, जब वो शुक्ल पक्ष का होता है। तो सप्तमी से ये बहुत सिंपल सी चीज है। चंद्रमा के सबल होने के पीछे का रीजन, या तो वो स्वराशि में, या वो मूल त्रिकोण राशि में हो, या वो उच्चस्थ राशि में हो, या फिर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण कहाँ पक्ष तक हो? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक अगर जन्म हुआ हो तो चंद्रमा को, या फिर देवगुरु बृहस्पति के साथ हुआ हो तो चंद्रमा को सबल मानते हैं। तो चंद्रमा क्या होता है? सबल कहलाता है ना। अब चलते हैं वापस कुंडली के ऊपर। अब यहाँ पर आप कुंडली में देखोगे चंद्रमा 10th लॉर्ड है। चलो पहले स्व राशि का बैठा हो, स्व राशि का कौन से हाउस में बैठा? कौन से हाउस में बैठा है सर? हाँ बताओ। 4th हाउस में है अरे देवी 10वां हाउस हो गया ना, 4th तो नंबर लिखा हो, सर। 10 नंबर सर। 10वें स्थान में हो गया, जी। तो डाइस रिजल्ट अच्छा क्रिएट करेगा। मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है चंद्रमा की? आप कंफ्यूज, और मुझे जहां तक लग रहा है सारे लोग कंफ्यूज हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे? क्लास होने के बाद भी थोड़ा पढ़ लिया करो देवताओं। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्या है? नहीं पता राजेश जी? चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वृषभ। बोलो सरकार। अच्छा, उच्चस्थ राशि कौन सी है? वृषभ। ये लो, ये आपका चंद्रमा यहाँ पर। अच्छा, अब चंद्रमा तो अष्टम में आ गया, तो अच्छा रिजल्ट देगा कि नेगेटिव देगा? अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? वो उच्च रीजन का क्या? भी है और अष्टम भाव में वो विपरीत राजयोग भी बना रहा है। ये अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहा है, दैट इज। अच्छा, मान लेते हैं एक कंडीशन छोटी सी, कि चंद्रमा जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर बैठ गया, चलो अब चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट देगा कि अच्छे देगा? अच्छे रिजल्ट देगा। क्या देगा? जन्म इतना भाई चंद्रमा को चलो मैंने यहाँ बैठा दिया, अब अच्छा ही देगा। क्यों? अपने भाव से दसम है। अपने भाव से दसम भी हो गया और चंद्रमा वेस्ट में भी है, पश्चिम दिशा में बली होता है, स्थान बल इसके पास। राइट है। चंद्रमा इस कुंडली में योग कारकत्व ग्रह होता है, चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देता है। ये किताब, ये पुस्तक नहीं कहती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और अष्टम ये यहाँ पर हुआ तो वृषभ वृश्चिक में यहाँ पर तो प्रॉब्लम करेगा ना। दूसरे स्थान पर हुआ तो हाँ। तो नीच का ही हो गया ना फिर तो सर। सबल कहाँ हुआ फिर? सही बात है। सबल नहीं हुआ इसके पास। बस वो सबल अष्टम कब के लिए होता है? ठीक केंद्र में रहेगा। आए, त्रिकोण में आए, तो ये तो ना केंद्र में ना त्रिकोण में है,
नवस्व राशि में है, ये तो शत्रु, ये उसमें है, मारक भाव में भी है और नीच का भी हो गया। ठीक है, बस वो अष्टम को सपोर्ट कर देगा। हाँ वो खाली दृष्टि संबंध है, जितना कर सकता है वो गोचर के अनुसार करेगा, हमेशा नहीं कर सकता। ठीक है, ओके ओके। चलो अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि, अधिपति कौन होता है भाई इसका? मंगल। ये भाई 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो कहा वृश्चिक लग्न के अंतर्गत शुक्र, बुध, शनि पापी होते हैं। शुक्र, बुध, शनि, ये पापी ग्रह, तीनों पापी ग्रह हैं यहाँ पर। ये तीनों, इनको पाप यानी कि अशुभत्व वाला अशुभत्व मान लिया जाता है ना। गुरु और चंद्रमा शुभ है इसमें। गुरु प्लस चंद्रमा शुभत्व देने वाले होते हैं, शुभ फल देते हैं इस कुंडली के अंतर्गत। ठीक है, गुरु और चंद्रमा। सूर्य जो होता है वो इस कुंडली में योग कारक ग्रह माना है। वैसे ध्यान रखना, वृश्चिक की कुंडली में 2 ग्रहों को योग कारक ग्रह माना है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को, दोनों ही योग कारक तत्व है यहाँ पर, है ना, मान लिया गया। और अब पीछे जो आपका एक ग्रह बचा, कौन सा? अरे यार ग्रह तो बच गया, मंगल कहाँ जाएगा? लगन भी, लग्नेश भी तो, लेकिन मंगल है तो सही ना। मंगल कहाँ जाएगा? शनि कहाँ जाएगा आपका? सॉरी शनि आ गया। राहु कहाँ जाएगा? देखो राहु को इसमें ले सकते हो, परंतु जो आपका केवल एक ग्रह है ना मंगल, ये कंडीशन संगत पर है, असर करता है। हालांकि लगन का मालिक तो है, लेकिन फिर भी इसको संगत चाहिए। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो इस कुंडली में देखो आपका जो 10th लॉर्ड यानी कि 10वां घर, ये वाला हाउस, ये 10th हाउस और ये 9th हाउस, इन दोनों को अच्छा माना जाता है। सूर्य चंद्रमा, खास करके इस घर में चंद्रमा और सूर्य को दोनों को योग कारक ग्रह मान लिया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं, कहा गया इस कुंडली में मार्केश जो ग्रह सबसे अशुभ प्लेनेट जो देने वाला है, वो आपको देता है शुक्र। वो मार्केश की तरह काम करेगा, वो सबसे पापी ग्रह इसमें है ना। तो अकारक ग्रह शुक्र लिया जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर देखो सप्तम मार्केश का अधिपति है, और जैसे कि मौसम शर्मा जी ने पहले बताया था कि 12th हाउस का भी लॉर्ड बन गया है शुक्र यहाँ पर। इस वजह से ये क्या होगा, इस कुंडली के अंतर्गत मारकत्व का रोल निभाता है। बुध की कंडीशन देखो, तो बुध आप देखोगे कि अष्टमेश है इस कुंडली के अंतर्गत, और इनकम भाव का अधिपति है, बचाव नहीं कर पा रहा, वो अपना शत्रुत्व में है, तो यहाँ पर बुध भी अशुभ हो गया। शनि की कंडीशन पर आ जाओ, अष्टम से अष्टम हो गया भैया शनि, मंगल से अशुभत्व है, सूर्य और चंद्रमा योग कारक ग्रह हैं, तो इस वजह से मंगल को यहाँ सॉरी शनि को यहाँ पर अशुभ ग्रह मान लिया गया। एक ग्रह है यहाँ पर, जो 2 ग्रह जो संगत के अनुसार काम करते हैं, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। अच्छा पहले तो मंगल को डिफाइन करो भैया, कि मंगल को ये क्यों कहा गया कि भैया, क्योंकि वो तो लगन का मालिक है, तो अच्छा फल ही देना चाहिए ना अपनी कुंडली में। तो लग्नेश हो गया, कुंडली का मेन मालिक हो गया, हेड हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर मंगल को ऐसा क्यों कहा गया कि यार संगत का असर देने वाला हो गया? देखो वृश्चिक लगन की कुंडली में एक तो छठे घर का अधिपति मंगल होता ही है, दूसरा जो 8वां 12वां जो भाव होता है ना, ये इसके प्रबल शत्रुओं का भाव होता है। ये जो 2 बेड हाउस होते हैं ना, इसके प्रबल शत्रु के हाउस होते हैं। ठीक है, और तीसरा ये चीज भी कहा जाता है कि मंगल या लग्नेश अगर बन जाता है, और अगर मान लीजिएगा लगन से अगर संबंध मंगल रख लेता है, तब भी अशुभ रिजल्ट क्रिएट करेगा। तब ऐसा क्यों? मान लो मंगल आकर के बैठ गया आपके कुंडली के, मान लेते हैं इस घर में, चलो अब लग्नेश तो रोग भाव में आ गया, अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, परंतु यहाँ पर मंगल का रोल वो नहीं निभाएगा। यहाँ पर कहता है कि क्षितिज के ऊपर जब भी मंगल की वो उदय होती है ना राशि, इसको क्या कहते हैं? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वो लगन कहलाती है। लगन का डेफिनेशन क्या है?
कि क्षितिज पर जो राशि उदय हुई उसका नाम लग्न है, उसी राशि का नाम लग्न होता है। और भैया कहा जाता है कि मंगल रात्रि बली आदमी है, दिन बली है ही नहीं। जो मंगल अगर रात्रि बली हुआ तो कुल मिलाकर के इस घर में नुकसान देने वाला हो गया, अगर इस घर को देखेगा तो। इसलिए संगत के अनुसार फल देगा, लेकिन एक बड़ा प्यारा रिजल्ट देगा छठे स्थान के लिए। छठे के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर देगा। क्यों? छठे भाव के लिए अच्छा रिजल्ट क्यों दे रहा है यहाँ पर मंगल? एक को डाउन कर दिया उसने, लगन को अगर यहाँ पर बैठ गया छठे घर में, किसी की वृश्चिक लग्न की कुंडली और छठे घर में मंगल बैठ गया तो ये लगन को डाउन कर देगा, परंतु छठे घर का रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। क्यों भाई? छठे भाव का कारक ग्रह है। छठे भाव का कारकत्व है वो, छठे घर में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये हो गया वृश्चिक राशि कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर की कौन सी राशि होती है आप लोगों की? धनु। धनु राशि। धनु राशि का अधिपति देव गुरु बृहस्पति। ये अंतिम बताऊंगा और 3 का पेंडिंग छोड़ूंगा। मुझे कल की डेट तक तीनों भावों के शुभ अशुभ ग्रह लिख करके भेजोगे, और कोई योग कारक ग्रह या फिर प्रबल मार्केश हुआ तो वो भी लिख करके भेजोगे। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 और 8। हाँ जी, कहा गया धनु राशि की कुंडली में सबसे बड़ा शत्रु इसका शुक्र पूर्णतया पापी होता है। क्यों भाई? ये छठे से छठे का भी मालिक होता है इस कुंडली में। छठे का तो होता ही है, छठे से छठे का भी होता है। देखो ये 6 हाउस हुआ आपका, इससे चतुरता रखता है लगन कुंडली के मालिक से, और छठे से छठवां वापस हो गया आपका ये एकादश स्थान। इसलिए शुक्र को यहाँ पूर्णतया पापी ग्रह मान लिया जाता है। शुक्र अपने रिजल्ट जो रिजल्ट है वो गलत देता है। ठीक है, अब कहा मंगल सूर्य शुभ। मंगल सूर्य शुभ क्यों भाई? देखो सूर्य यहाँ पर 9th लॉर्ड हो गया, अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने वाला हो गया। मंगल को देखोगे तो 5th लॉर्ड हो गया, और 12th का भी लॉर्ड हो गया अब मंगल। दैट इज ऑल्सो, ये भी ट्रेजेडी इसके साथ में, लेकिन फिर भी इसको शुभ कहा गया। अब बताओ भाई मंगल के लिए यहाँ पर शुभ युति क्यों हुई है? क्योंकि मंगल त्रिकोण का भी अधिपति है। त्रिकोण का हो गया, चलो हमने मान लिया, लेकिन हमने कभी कंडीशन में त्रिकोण और 12th का देखा था देवी। यहाँ पर एक कंडीशन मिल जाता है, इसको चंद्रमा का बल मिलता है। धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा को एक आदमी का बल मिलता है, सॉरी मंगल को एक आदमी का बल मिलता है, उसका नाम है चंद्रमा। जैसा मिल गया भाई बल इसको। 6, 8, 12 के आपको स्वामी देखने पड़ेंगे। देखो ये शुक्र तो पापी हो ही गया इस छठे घर का, छोड़ ही दो। 8, 12वें घर का वो स्वामी खुद है, और छठे घर 8वें घर में उसकी मित्र की राशि है चंद्रमा की, उसको चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है धनु राशि की कुंडली के अंतर्गत मंगल और सूर्य दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, 12वें घर का ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं सकता। ठीक है, शनि इस कुंडली में मारक बताया गया। अब बताओ भाई शनि कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्या? शनि भी मारक है इस कुंडली में। शुक्र तो पापी है केवल, शुभ अशुभ रिजल्ट देगा, परंतु प्रबल शनि जो होता है ना ये मारक होता है इस कुंडली। रिजल्ट देखो कि भैया एक तो ये दूसरे घर का अधिपति, और दूसरा इस 8वें से, ये 8वें हाउस का अधिपति होता है, 8वें से 8वें का अधिपति। इसलिए यहाँ पर शनि को मारक का संज्ञा दे दी गई है। कौन सा ग्रह बच गया भाई पीछे? देव गुरु बृहस्पति और राहु। अब समझना, कहा केतु शुभ, राहु अशुभ, और देव गुरु बृहस्पति स्वयं संगत के अनुसार काम करने वाला बताया गया है। धनु राशि की कुंडली में जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। ध्यान रखना, बहुत बार देखा गया है कि मकर कर्क और सिंह राशि के अलावा देव गुरु बृहस्पति की अगर किसी की राशि होती है ना धनु राशि की, तो ये मुख्यतः द्विविवाह का कई बार कारण बन जाता है। ये द्विविवाह का कारण होता है। इसका रीजन बता सकते हो कोई? कर्क और सिंह का तो समझ में आया, क्योंकि उसका 7वां अधिपति शनि होता है, पापित्व है। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया कि द्विविवाह होता है?
अरे भाई, आपकी जो लगन की राशि है वो कौन सी राशि होती है? चर, स्त्री या द्विस्वभाव? ये बताओ। अरे, द्विस्वभाव वही है। द्विस्वभाव। और सप्तम भाव में जो राशि होती है वो कौन सी होती है? भाव में है इसके, ये भी द्विस्वभाव हो गई। और ये भी द्विस्वभाव हुई, दोनों कंडीशन से। अब अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश या लग्नेश द्विस्वभाव राशि में जाकर के बैठ गया, आपका द्विविवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्विविवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे। फिक्स रिजल्ट है, डॉट रिजल्ट है, समझना इस चीज को। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। धनु लगन की कुंडली, द्विस्वभाव लगन की कुंडली होती है, 7 नंबर में आता है 3 नंबर, जो कि खुद द्विस्वभाव में होता है। और अगर लग्नेश और सप्तमेश भी द्विस्वभाव राशियों में जाकर के बैठ गए, तो आपके द्विविवाह के योग बनेंगे। ये हर जगह लागू हो सकता है, धनु लगन में जरूरी नहीं है, और भी लगन में हो सकता है। 3 नंबर में भी तो होता है भैया। मिथुन लगन में भी तो होगी ये कंडीशन, कन्या लगन में भी तो ये कंडीशन होगी, मीन लगन में भी तो ये कंडीशन होगी। इसीलिए इनको केंद्राधिपति का दोष है। केंद्राधिपति दोष कल समझाऊंगा कि क्या होता है, किस प्रकार लगता है। केवल इतना समझो कि द्विस्वभाव राशि के अधिपति होकर के शत्रु की द्विस्वभाव राशि में जाकर के बैठ गए, या फिर अपनी द्विस्वभाव राशि में जाकर के बैठ गए, इसलिए उनको केंद्राधिपति का दोष लगता है, और ये द्विविवाह का कारकत्व बन जाता है। ये द्विविवाह करवा करके मानता है। कंप्लीट भैया। 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन, ये आपका होमवर्क है। सर बुध का इसमें, हाँ देवी। बुध का क्या? अच्छा, बुध का रही है क्या? बुध इसमें रहता है मकर लगन की कुंडली के अंतर्गत। बुध शम माना गया है देवी। धनु बुध लगन शम में। है। जी। बुध यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट क्रिएट करता है। बुध शम होता है देवी यहाँ, और संगत के अनुसार फल देने वाला हो गया है ना। केतु अच्छे रिजल्ट देता है, नो डाउट। सिंह लगन में और धनु लगन में और मीन लगन में केतु हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है। राहु और ये जो बुध है वो संगत के अनुसार फल देने वाले होंगे। अब पीछे आप लोगों के पास बचा मकर, कुंभ और मीन। मैं बताऊंगा जरूर, कल 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 ही क्लास करेंगे सुचारू रूप से, परंतु कल मुझे इसका क्लास शुरू होने से पहले हर व्यक्ति लिख करके भेजेगा जरूर ग्रुप में कि किस लगन की, मकर लगन में ये अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं। जितना समझ में आया आपको, किसी का कॉपी मत करना, अपनी ईमानदारी से जितना समझ में आया वो लिख करके भेजना। ठीक है। फिर अपन नाभस योगों के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आज की कक्षा को यही विषय है। गुरुदेव एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे है ना, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन, जैसे गुरु चांडाल योग है, राहु और बृहस्पति साथ में बैठे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हैं, मान लो छठे में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं। अब वो 5वां 7वां और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। वो देख तो रहे हैं, पर वो बृहस्पति भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है। अब उसमें डिग्री का महत्व रहेगा कि जैसे जिसकी डिग्री ज्यादा रहेगी तो इम्पैक्ट बुरा ही नक्षत्र और रहेगा। डिग्री दोनों, नक्षत्र और डिग्री दोनों, अच्छा। दोनों की पहले तुलना करो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो लोग लड़ेंगे ना, तो एक निर्बल होगा और एक बलवान होगा, ये तय है। ओके, तो उसकी दृष्टि में ज्यादा जोर होगा और फिर वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे, है ना। जो बलवान होगा वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट करेगा। और बाकी अगर डिग्री ज्यादा है और नक्षत्र उसका पॉजिटिव हो गया, तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताऊं कि राहु की डिग्री ज्यादा है, बृहस्पति की कम है, ठीक है, और राहु का नक्षत्र है बेकार और बृहस्पति का नक्षत्र है अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा? उस ये तो कंडीशन में क्लास। नक्षत्र को बल दो भैया, क्योंकि हाँ डिग्री है ना, डिग्री डिग्री नक्षत्र हाँ। को किया जाएगा। डिग्री कम ज्यादा होती रहती है। मान लीजिएगा वही प्लेनेट अगर रेट्रोगेट हुआ तो वो तो पीछे आ रहा है, नीचे आ रहा है डिग्री में। राहु तो वैसे भी पीछे आता है। तो राहु तो नेगेटिव, राहु तो ऑलमोस्ट वक्री ग्रह हो गया ना, हमेशा वक्री देने वाला होता है। जैसे ये हम्म। आप कुंडली देख रहे हो ना, इस कुंडली के अंतर्गत मान के चलो ये ट्रांजिट है, अपना गोचर है। बृहस्पति भी हाल ही में 14 तारीख को चेंज हुए हैं, कल ही मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मृगशिरा नक्षत्र में है। और आप ये देखोगे कि राहु भी बदल जाने वाला होता है, 18 तारीख को चेंज हो जाएगा, है ना। तो राहु और गुरु एक दूसरे से दृष्ट होंगे, दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। हाँ, नहीं मैंने तो ये सिचुएशन बनाई कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कहीं पर भी दोनों साथ में बैठे हो, फिर वो जो उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसकी बोल रहा हूँ, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग होगा, उस पर डिपेंड है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा। ठीक है। और ये कंडीशन बहुत जल्दी लागू होने वाली भी है। गुरु और राहु साथ में तो नहीं, लेकिन गुरु राहु एक दूसरे को देखेंगे। ओके, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, गुरु मिथुन राशि में रहेगा।
तो दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि संबंध रखेंगे। ये क्वेश्चंस 18 तारीख 19 तारीख को करूंगा कि दोनों में से बलवान कौन होगा पता करना। ओके। और आपका वो प्रिडिक्शन सही गया, वॉर रुक गई। वॉर वाला सीन बस वही था कि वो थोड़ा सा जो सिम्टम था वो ना था। हालांकि अभी 17 और 18 तारीख 2 दिन अभी और हैं, ये पीक डे हैं। अगर ये शांति से निकल जाएंगे तो लंबे टाइम की शांति है 17 और 18। पर ये आगे युद्ध तो होना है, इतने सारे जने कह रहे होना बिल्कुल होगा, ये होगा, आगे होना है। लेकिन अभी हाल ही वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मंगल का जो नीचत्व है ना, मंगल अगर उच्चस्थ का होता ना इस कंडीशन में, हाँ। राहु शनि कंजक्शन होता और अगर मंगल उच्चस्थ का होता तो 101% है, वार को रोका ही जा सकता था। तो नीचे का भी है, जो आदमी बलवान था ना उसने सौम्यता दिखा दी। इंडिया अगर बलवान था, देखो हम किसी देश की तरफ नहीं बोलते, हम भारत देश हैं तो बिल्कुल भारत की तरफदारी करेंगे। लेकिन बिल्कुल। अगर हम एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के अनुसार अगर बात करेंगे ना, तो जो आदमी बलवान था ना मंगल, यहाँ पर नीच का होने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छे दे रहा था, नीच का होने के हाँ। बावजूद भी। लेकिन बलवान होकर के वो डैमेज हुआ तो उसमें उसमें थोड़ी सौम्यता आ गई, क्या तो वो थोड़ा रुक गया, थोड़ा सा वो डाउन हुआ है, तो इसलिए उसने वॉर को रुकवा दिया। ठीक है, तो आगे की कक्षाओं के बारे में कल बात करेंगे। अपन इससे ये भी पता लगा पाएंगे क्या कि आगे जैसे परमाणु युद्ध होता है तो वो भी हाँ पता लगा सकते हैं उस कंडीशन में बिल्कुल ग्राउंड बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा तो सकता है। तो आपके फिर जो तो घातक हमले होते हैं ना, घातक हमलों में आता है परमाणु बम जो है, वो राहु और मंगल की युति के कारण होता है, जलाने का। राहुल। वो राहु मंगल की वजह से होगा, ध्यान रखना। बिल्कुल। शनि मंगल जब लड़ते हैं तो ना, वो जिसकी भी तो कुंडली। शनि और मंगल जब हम्म। लड़ते हैं तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते, वो अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन जब राहु और और मंगल राहु और लड़ते हैं मंगल होता है तो तो हाँ। दूसरों का नुकसान भी करते हैं राहु और मंगल हमेशा। और शनि और राहु होते हैं तो शनि में राहु भी होते हैं ना, ये पिशाच में है, ये अपने घर का रक्षा करेंगे। हम्म। ये ना ये धूर्त युति है एक प्रकार से, है ना। ये क्या करते हैं कि ये राहु शनि को पिशाच दोष में लिया गया है ना। खुद पीछे की चीजों को उठा करके लेके आने वाला होता है ये। पाकिस्तान ने क्या किया, हर बार की तरह उसने वही सब गलतियां की, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस बार हम अटैक कर देंगे। हम तो हर बार शांति रहते थे ना, हमने कहा कुछ किया, वो तो हर बार अटैक करता, महीने में 4 अटैक तो करता ही करता होगा वो। अपने एलओसी तो चलती रहती हैं गोलियां। लेकिन इस बार उसको ये नहीं पता था कि इतना एक्टिव हो जाएंगे का रीजन उसका मंगल रहा। और मंगल डैमेज होने के कारण बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का मैंने देखा, उन्होंने कहा युद्ध होगा, ये है वो है, लेकिन मंगल को उन लोगों ने छोड़ दिया। लड़ाई सही का बात। main कारक ग्रह शनि थोड़ी होता है, राहु थोड़ी। मंगल। ये तो बेवकूफ है, राहु तो बेवकूफ आदमी है भाई, राहु में बुद्धि थोड़ी है। सही बात। ये नेगेटिव चीजों का है। लड़ने का मुख्य काम जो होता है ना वो मंगल का होता है। सही बात। सेनापति है भाई, बाहुबली है, सूर्य लड़ाई थोड़ी करता है, सूर्य लड़ाई नहीं करता, वो तो राजा है, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है सूर्य। लड़ाई का काम जो है ना वो मंगल का है। तो गुरु मंगल जी आप फिर देख रहे हो अपन। नीच का होगा तो आप युद्ध को कैसे देख सकते हो कि युद्ध होगा भाई, सही कैसे बात। ठीक है। चलिए बिल्कुल। कक्षा की विराम करते हैं, अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।